Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. I am Rifa Jahan from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So as you all know that we are discussing chapter number 13 gaseous exchange. So today the topic of our discussion is respiration in hydra and earthworm. Basically आज के लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हाइड्रा है या जो अर्थवॉर्म है उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है. ठीक है, अगर तो उनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद है तो वो कैसे वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, और अगर नहीं मौजूद कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे कर रहे होते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो उनको हेल्प करता है रेस्पिरेशन में. ठीक है, मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से इस पॉइंट रिलेटेड डिटेल डिस्कस करते हैं. आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा माइंड में कि हमने क्या डिस्कस करना है. हाइड्रा जो है वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसको इक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है क्योंकि ये वाटर इन्वायरमेंट में रह रहा होता है. ठीक है, अब हाइड्रा दिखता कैसे वो मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर कर दी. इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा का, आपने मोस्टली प्रीवियस क्लास में भी इसको डिटेल से पढ़ा होगा. ठीक है, अच्छा अब हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है हाइड्रा में दैट इज रेस्पिरेशन इन हाइड्रा. कि हाइड्रा जो है वो रेस्पिरेशन कैसे कर रहा होता है, हाइड्रा में गैसेज एक्सचेंज कैसे हो रही होती है. ठीक है, हम देखेंगे कि हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो गैसेज एक्सचेंज कर रहा होता है या जो एक्ट करता है एज ए रेस्पिरेटरी सरफेस. समझ आ गई. अच्छा, हाइड्रा रिलेटेड जो पहला पॉइंट आपकी बुक में मेंशन है वो ये है कि हाइड्रा में ना कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद नहीं होते फॉर रेस्पिरेशन. मतलब इनके पास कोई रेस्पिरेशन के लिए स्ट्रक्चर नहीं मौजूद, ना ही प्रॉपर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है. ठीक है, इनके पास रेस्पिरेशन के लिए अगर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद नहीं है तो बात ये आती है कि वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं. ठीक है, उसको समझने के लिए मैं आपको आसान कर दूं कि जो हाइड्रा है ना इसकी जो स्किन है ना वही एक्ट करती है एज रेस्पिरेटरी सरफेस. यस, इसकी पूरी की पूरी सरफेस जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे एक्ट करती है और यहाँ से गैसेज एक्सचेंज हो रही होती है. मतलब कि जो इन्वायरमेंट में मौजूद वाटर है वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रा की बॉडी में एंटर करता है और हाइड्रा की बॉडी के अंदर जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर एनवायरनमेंट में जो मौजूद पानी है वहाँ चल जाता है. समझ आ गई. तो इसका मतलब है इन्होंने गैसेज एक्सचेंज कर ली है, ये मतलब कि इनमें रेस्पिरेशन हो गई. समझ आ गई. अच्छा, ये यही पॉइंट यही लिखा हुआ है कि जो गैसेज एक्सचेंज होती है या एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होती हैं उसमें बेसिकली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ये उसकी इंटायर सरफेस जो है ना हाइड्रा की वो कर रही होती है और वो इंटायर सरफेस बेसिकली स्किन आ जाती है. ठीक है, स्किन के थ्रू ये रेस्पायर कर रहे होते हैं और फिर वो कर कहाँ से रहे होते हैं, कहाँ से एंटर होती है ऑक्सीजन, क्योंकि इनका इन्वायरमेंट जो है वो वाटर इन्वायरमेंट है तो पानी से जो है वो गैसेस एक्सचेंज करवा रहे होते हैं इनकी पूरी की पूरी सरफेस या फिर इनकी पूरी की पूरी स्किन. समझ आ गई. उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं स्किन के अलावा ना इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग है ना उन पे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो भी सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं. नहीं समझ आई. ये आपको स्ट्रक्चर मैंने समझाने के लिए स्ट्रक्चर मेंशन किया. ऐसा है कि हाइड्रा का आपको जरा इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है. ऐसा है कि ये जो आपको व्हाइटिश पोर्शन नजर आ रहा है ना ये डाइजेस्टिव कैविटी दिखाई गई है. ऐसा है कि इसके अंदर भी पानी होता है. ठीक है, और अगर इसकी इन्वायरमेंट की बात करें जहाँ ये मौजूद होता है तो आउटसाइड द इन्वायरमेंट में वाटर मौजूद होता है. अब हाइड्रा क्या कर रहा होता है, इसके अंदर जो मौजूद होता है पानी वहाँ से भी गैसेज एक्सचेंज कर रहा होता है और जो बाहर इन्वायरमेंट में मौजूद पानी है वहाँ से भी गैसेज एक्सचेंज कर रहा होता है. कैसे कहते हैं स्किन के थ्रू. तो मैंने आपको बता दिया कि स्किन के थ्रू ये रेस्पायर कर रहे होते हैं. उसके अलावा ये जो आपको कैविटी नजर आ रही है ना जो इन्होंने मेंशन की हुई है ये बेसिकली डाइजेस्टिव कैविटी मेंशन की है जिसको हम इंट्रोन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इंट्रोन. अब इंट्रोन की जो बाहर वाली लाइनिंग है ना ये जो आपको लाइनिंग नजर आ रही है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उन्होंने बताया, ये स्पेसिफिक प्लेस बताई है जहाँ से रेस्पिरेशन होती है कि जो डाइजेस्टिव कैविटी है उसके बाहर वाले जो लाइनिंग में सेल्स मौजूद हैं वो जो है वो रेस्पायर कर रहे होते हैं. वहाँ से सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसेज जो है वो एक्सचेंज होती है. डिफ्यूजन क्या है मैं फिर बता देती हूँ आपको. डिफ्यूजन बेसिकली होते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. सो क्योंकि अब स्पेसिफिकली हम रेस्पिरेशन की बात करें तो हम कहेंगे द मूवमेंट ऑफ गैसेज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन. समझ आ गई. अब क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रा की इन्वायरमेंट में वाटर है, अब वाटर है इसके सराउंडिंग में तो पानी से जो ऑक्सीजन है वो इनकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज होगी क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है. अब पानी में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम है तो अंदर वाली कैविटी से ये बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी और बाहर वाले इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है वो अंदर मूव करेगी. सिंपल हम कहेंगे रेस्पिरेशन हो जाती है हाइड्रा में. और कौन सा स्ट्रक्चर इनको हेल्प कर रहा था, हमने कहा इनकी जो इंटायर सरफेस है वो पूरी की पूरी सरफेस जो है वो एक्ट करती है एज रेस्पिरेटरी सरफेस जहाँ से रेस्पिरेशन या रेस्पायर कर रहा होता है हाइड्रा.
समझ आ गई। चलेंगे, छोटा सा ये टॉपिक था। अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करनी है अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन। तो स्टार्ट में मैं आपको ये बता दूं कि अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म को हम सिलोमेट भी बोलते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म होते कैसे, ये इस तरह के होते हैं। इनके ना स्ट्रक्चर की बात करें तो वो सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लाइनिंग होती है इनके स्ट्रक्चर पे, काफी सारे पोर्शन हमें नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, पार्टीशन होती है, ऐसे लगता है कि लाइनिंग है। ठीक है, अच्छा इस तरह का इनके अब स्ट्रक्चर होता है। अब हमने बेसिकली अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन डिस्कस करनी है। अगर कहते हैं कि हाइड्रा की बात करें ना, हाइड्रा से अर्थवॉर्म थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। क्यों कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हमने कहा कि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा कम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा का सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स तो होता है हाइड्रा से, लेकिन इनकी एक सिमिलैरिटी ये है हाइड्रा से, वो ये कि इनके पास भी कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता। डज नॉट का मतलब नहीं मौजूद होता। जैसे हाइड्रा में हमने कहा था कि कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं मौजूद, इसी तरह अर्थवॉर्म में भी कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता। अब बात आती है क्योंकि इनमें स्ट्रक्चर नहीं मौजूद रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, तो फिर ये रेस्पायर कैसे करते हैं। सो हाइड्रा की तरह एक और सिमिलैरिटी अर्थवॉर्म की ये है कि ये स्किन के थ्रू जो है वो रेस्पायर कर रहे होते हैं। समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ ये लिखा हुआ है कि स्किन जो है वो आपको पता है रिच होती है ब्लड कैपिलरी से। याद करें, इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया उसमें मैंने आपके साथ प्रॉपर्टीज शेयर की थी रेस्पिरेटरी सरफेस की। ठीक है, उसमें हमने एक ये बात कही थी कि जो स्किन होती है उसमें काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, उसमें काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज ने उसको सराउंड किया होता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी हमने कहा था कि जो स्किन है या जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है। ठीक है, मॉइस्चर वाली बात अब हमने समझनी है अर्थवॉर्म में कि अर्थवॉर्म जो अपनी रेस्पिरेटरी सरफेस है उसको कैसे मॉइस्ट रखते हैं। उसको समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ऐसा है कि अगर हम अर्थवॉर्म की इंटरनल सरफेस देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो उनमें 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले जो आउटर लाइनिंग होती है ना अर्थवॉर्म की, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल बेसिकली आउटर कवरिंग होती है और ये जो है वो अर्थवॉर्म को प्रोटेक्ट करती है, या ये जो क्यूटिकल होती है ये एक्ट करती है वाटर बैरियर के तौर पे। ये डिहाइड्रेशन से अर्थवॉर्म को बचा रही होती है। क्योंकि हाइड्रा की बात करें तो हमने कहा कि जो हाइड्रा का इन्वायरमेंट होता है वो बेसिकली पानी वाले इन्वायरमेंट में रहता है, वो वाटर इनके सराउंडिंग में मौजूद होता है। लेकिन अर्थवॉर्म की बात करें तो आपको पता है कि ये लैंड में मोस्टली, हाँ वेट इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन मोस्टली ये लैंड में मौजूद होते हैं। तो यही वजह है कि जो क्यूटिकल मौजूद होती है ये इनको डिहाइड्रेशन से बचाती है, ये वाटर बैरियर के तौर पे एक्ट कर रही होती है। समझ आ गई। अच्छा, क्यूटिकल की फौरन बाद जो दूसरी हमें लेयर नजर आती है ना, उसको हम कहते हैं कि ये जो है ये एपिडर्मिस है। और इस एपिडर्मिस की बात करें तो ये एपिडर्मल सेल से मिलकर बनी होती है। काफी सारे एपिडर्मल सेल से मिलकर ये एपिडर्मिस बनी होती है। अब एपिडर्मल सेल में ना काफी सारे हम देखेंगे कि यहाँ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और उनको स्पेसिफिकली म्यूकस ग्लैंड्स बोलते हैं। अब वो म्यूकस ग्लैंड जिनको एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड्स बोल सकते हैं, जो कि यहाँ मौजूद होते हैं एपिडर्मिस में, उनका काम जाहिर यही होगा, क्योंकि हम उनको कह रहे हैं कि ये म्यूकस ग्लैंड है, तो म्यूकस ग्लैंड सेल्स का काम होता है म्यूकस की सिक्रीशन। सो मॉइस्चर के लिए एक बात तो हमने कह दी कि ये जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो म्यूकस सिक्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो उसको फौरन बाद ना ब्लड कैपिलरी शुरू हो जाती है। आपको रेड और ब्लू नजर आ रही है, ये बेसिकली उन्होंने ब्लड कैपिलरी शो की हुई है। ठीक है, अच्छा अब समझ आ गया आपको स्ट्रक्चर की कि अर्थवॉर्म की बात करें तो इनमें 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। पहली लेयर हमने कहा क्यूटिकल जो वाटर बैरियर के तौर पे एक्ट करती है। सेकंड जो है वो एपिडर्मिस होती है, जिसमें हम देखते हैं एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड सेल्स, जिनमें आपको पता है कि उनका काम होता है म्यूकस की सिक्रीशन करना। वो भी आप कह सकते हैं एक फैक्टर होता है कि वो अर्थवॉर्म की सरफेस को हमेशा मॉइस्ट रखता है। अच्छा, सरफेस मॉइस्ट होगी तभी गैसेस एक्सचेंज होंगी ना, ये आसानी होती है उनके लिए। तो मॉइस्चर स्किन पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म जो है वो स्किन से रेस्पायर कर रहा होता है। अच्छा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्किन से रेस्पायर कर रहे होते हैं ना, उनका एक आप कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि उनकी जो स्किन होती है ना वो हमेशा वेट रहती है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने रेस्पायर करना होता है, तो मॉइस्चर बहुत ज़रूरी होता है रेस्पिरेटरी सरफेस पे। अच्छा जी, उसके बाद हमने कह दिया कि इनके पास जो थर्ड पे मौजूद होती है, थर्ड नंबर पे वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं। उसमें आपको पता है कि ब्लड मूव कर रहा होता है, उनमें हीमोग्लोबिन होते हैं। अब हम बेसिकली प्रोसीजर समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझ गए कि जो स्किन होती है वो ब्लड कैपिलरी से रीच होती है। मॉइस्चर के लिए हमने कहा कि एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड सेल्स मौजूद होते हैं, जिनका काम होता है म्यूकस की सिक्रीशन करना, और वो म्यूकस जाहिर है उस स्किन को वेट करती है और वहां से फिर रेस्पिरेशन के लिए उनको हेल्प आउट करती है। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि सिलोमिक फ्लूइड होता है। अब सिलोमिक फ्लूइड क्या है वो समझें आप। ऐसा है कि अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें, मैंने आपको कहा कि इनमें ना काफी सारे
पोर्शन होते हैं, और दो पोर्शन के दरमियान जो कैविटी होती है ना, मतलब लेट सपोज कि ये एक पोर्शन है, ठीक है, मैं जस्ट आपको सपोज करवा रही हूँ, हालांकि ये स्ट्रक्चर कोई और है। अच्छा, ये पार्टीशन होती है, इनमें पोर्शन होते हैं, ये एक पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है। सो दो पोर्शन के दरमियान में जो कैविटी होती है ना, होलो कैविटी, उसको हम सिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलोम। और उस सिलोम में फ्लूइड होता है जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। अब ये जो सिलोमिक फ्लूइड है ना, ये भी एक्ट करता है एज अ मॉइस्चर ऑन द स्किन, ठीक है। तो ये भी स्किन पे मॉइस्चर के तौर पे हेल्प कर रहा होता है, ये स्किन को मॉइस्ट करने के लिए अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा होता है। अब बात आती है कि सिलोम में से ये स्किन तक जाता कैसे, तो डोर्सल पोर्स यहाँ लिखा हुआ है। अब कहते हैं कि अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें, इनके पास वर्टिब्री मौजूद नहीं होती है, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता, उनकी जो अपर सरफेस होती है उसको हम डोर्सल सरफेस बोलते हैं, जो लोअर सरफेस होती है उसको वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। सो हमने कहा कि ये जो सिलोम है जिसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड मौजूद है, सो वो जो डोर्सल सरफेस है ना, डोर्सल सरफेस होगी ये ऊपर वाली, ठीक है, जो ऊपर वाली सरफेस है वहाँ कुछ पोर्स होंगे, वहाँ से वो सिलोमिक फ्लूइड भी ऊपर आ जाएगा। सो सिलोमिक फ्लूइड भी आ गया, ठीक है। एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड सेल से म्यूकस भी सिक्रीट हो गया। अब क्या होगा, स्किन जो है वो मॉइस्ट होगी, प्रिपेयर होगी रेस्पिरेशन के लिए, समझ आ गई। अब प्रिपेयर होगी, अब हमने मैकेनिज्म डिस्कस करना है अर्थवॉर्म में कैसे गैसेज एक्सचेंज होती हैं। मैंने आपके साथ पहला इसका स्ट्रक्चर तो बता ही दिया कि इसके स्ट्रक्चर में जो पहला स्ट्रक्चर आता है दैट इज क्यूटिकल, ठीक है। वो जो आपको मैंने बता दिया कि वाटर बैरियर के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व होती है इस वेट सरफेस पे, ठीक है। अभी हमने कहा कि वेट सरफेस जो है वो प्रिपेयर हो जाती है फॉर रेस्पिरेशन। सो उस वेट सरफेस पे ऑक्सीजन जो है वो आके डिजोल्व होगी, ठीक है। सबसे पहले वो आप कह सकते हैं क्यूटिकल से मिलेगी, क्यूटिकल के बाद वो मूव करती हुई जाएगी एपिडर्मल सेल्स के पास, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स के फौरन बाद मैंने आपको कहा था तीसरे नंबर पे ब्लड कैपिलरीज आती है जिसके पास ब्लड मौजूद होता है। अब उस ब्लड में चलेगी ऑक्सीजन जो कि डायरेक्ट एनवायरनमेंट से वेट सरफेस से एंटर हुई थी, ठीक है। अब ब्लड में जैसे ही आ गया ना ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन ने कंबाइन करना है ब्लड में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है। अब जैसे ही ब्लड में मौजूद जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगी और वो बन जाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने बेसिकली टिश्यूज तक जाना है और वहाँ टिश्यूज लेवल पे या टिश्यू लेवल पे जाके ऑक्सीजन को रिलीज करके वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होती है, ठीक है। अच्छा, एक तो बात आप यहाँ ये समझें कि इसमें होता ये है कि इसमें ब्लड जो है ना वो जाता है टिश्यूज तक, ठीक है। लेकिन यहाँ बात ये है कि वो डायरेक्ट टिश्यूज तक नहीं जाता, ब्लड डायरेक्ट टिश्यूज तक नहीं जाता। हाँ, क्यों नहीं जाता? वो इसलिए नहीं जाता क्योंकि अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो इनमें जो ब्लड मूव करता है वो बिल्कुल कैपिलरीज के अंदर मूव करता है, क्योंकि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। सो ब्लड ने जो है वो कैपिलरीज में ही मूव करना है। हाँ, जैसे ही ये टिश्यूज तक आएंगी, ठीक है, वहां से क्या होगा कि ये जो ब्लड के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन है ना, ये उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो शक्ल बनी हुई थी वहां से ये ऑक्सीजन को रिलीज करवा देगा टिश्यूज में। मतलब डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं आया टिश्यूज के साथ ब्लड, लेकिन हाँ उसके अंदर जो मौजूद हीमोग्लोबिन था ना उसने अपना ऑक्सीजन जरूर दे दिया टिश्यूज तक, ठीक है। इस तरह ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन इनडायरेक्टली जो ब्लड है उसने सप्लाई कर दिया अपने अंदर मौजूद ऑक्सीजन जो कि वो वेट सरफेस से अंदर एंटर हुआ था और वो जाकर उसने दे दिया टिश्यूज तक, समझ आ गई। अब यहाँ ये समझें कि जो हीमोग्लोबिन है ना इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि जहाँ ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है ये उसके साथ अटैच हो जाती है। जैसे अभी हमने कहा कि जैसे ही बाहर से ऑक्सीजन आई, ठीक है, अब इनसाइड द बॉडी ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी, ब्लड के साथ फॉरन हीमोग्लोबिन ने जो अंदर मौजूद ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन तो उसने फौरन उसको अपने साथ अटैच कर लिया। उसके साथ जहाँ ज़रूरत होती है या जहाँ ऑक्सीजन कम होती है वहाँ हीमोग्लोबिन का ये भी एक प्रॉपर्टी है कि वहाँ वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है। तो टिश्यू लेवल पे आपको पता है कि टिश्यूज में ऑक्सीजन क्योंकि कम होती है तो वहाँ जाके हीमोग्लोबिन जो है वो अपने साथ जो अटैच ऑक्सीजन लेके जाता है जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में मूव करता है, वो अपने ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को दे देता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हमने यही कहना है कि अर्थवॉर्म में ब्लड जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता टिश्यू सेल से। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने कहा इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही ब्लड मूव करता है, सही हो गया। उसके बाद हमने कहा कि इसमें होना ये होता है कि जो टिश्यूज है ना वहाँ से डायरेक्टली ब्लड नहीं जाता, हाँ लेकिन ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन जरूर डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहा होता है या जो ऑक्सीजन है उसको डायरेक्टली रिमूव कर रहा होता है या उसको रिलीज कर रहा होता है टिश्यूज तक, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं सो ऑक्सीजन जो है वो फिर दोबारा जाती है और जाने के बाद वो डिफ्यूज हो जाती है टिश्यू फ्लूइड में, सिलोमिक फ्लूइड में। अब जैसे सिलोमिक फ्लूइड में ऑक्सीजन एंटर करेगी वो फिर पूरी की पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं, समझ आ गई। अच्छा जी,
उसके बाद ना आज के हमारे लेक्चर की लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होनी है। अभी तक तो हमने यही पढ़ा कि वेट सरफेस से ऑक्सीजन एंटर हुई, ठीक है। एंटर होने के बाद सबसे पहले वो आपको पता है कि कॉन्टेक्ट में आती है क्यूटिकल के कॉन्टेक्ट में आने के फौरन बाद हो जाएगी एपिडर्मल सेल से। उसके फौरन बाद क्योंकि ब्लड कैपिलरीज के पास जाती है, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड मूव करता है, वहां जाएगी। ऑक्सीजन ब्लड में भी स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज के कांटेक्ट में आएगी वो अपना ऑक्सीजन रिलीज करेगी, वो ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को सप्लाई कर देती है। यहाँ तक हमने ऑक्सीजन की सप्लाई देख ली। अब हमने देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है आउटसाइड द बॉडी। वो ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा दिया जाता है टिश्यू से ब्लड में। अब ब्लड से तो आपको पता है ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने दे दी टिश्यूज में। अब क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड से आगे इनडायरेक्टली, तो जाहिर है फिर अब जो यहाँ टिश्यूज में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसने भी जाना है, ब्लड में जाना है, और फिर ब्लड से जो है वो पूरा का पूरा पाथवे को फॉलो करते हुए उसने आउटसाइड द बॉडी जाना है। जैसे ही ब्लड से ऑक्सीजन आ सकती है तो जाहिर है टिश्यूज में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में शामिल करवा दी जाती है, ठीक है। वैसे ही जैसे वो ब्लड में आएगी कार्बन डाइऑक्साइड वो फिर प्लाज्मा तक जाती है, ठीक है। अब प्लाज्मा जो है उसको मूव करवाते करवाते स्किन तक आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसका पूरा का पूरा पैसेज समझा कि ब्लड में आ गया, ठीक है। टिश्यू से आ गई कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, अब ब्लड से जाएगी वो एपिडर्मल जो टिश्यूज हैं वहां तक, या एपिडर्मल जो सेल्स हैं वहां तक। एपिडर्मल सेल से फिर एपिडर्मिस से होते हुए वो क्यूटिकल तक जाएगी, और क्यूटिकल से आपको पता है कि जो वेट सरफेस है वहां से फिर रिलीज आउट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ से वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है, ये एक्सक्रीटेड कर दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड द बॉडी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा सिंपल सा आसान सा टॉपिक जिसमें हमने रेस्पिरेशन डिस्कस की हाइड्रा में, और हमने रेस्पिरेशन डिस्कस की अर्थवॉर्म में। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। टिल देन यू ऑल हैव टू स्टे कनेक्टेड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों ने। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।